आणि मग एक बस झाली घरात आहे का ते बरं तेवढं बस झालं मग आज त्या घेऊन येतो मग मी 20 रुपयाचे भेटेल 20 रुपयाचे भेटेल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पद्मश्री लक्ष्मण माने तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं पद्मश्री लक्ष्मण माने तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं लक्ष्मण माने साहब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडीचा विजय असो महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडीचा विजय असो पद्मश्री आमदार लक्ष्मण मानेचा विजय असो महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडीचा विजय असो बस तिकडे सुरेश आपला या बस राजी या माने सर हे आज आपल्या शहरामध्ये आलेले आहेत आणि त्यांचं आपण सर्व शहरवासी व ग्रामीणमधील कार्यकर्ते जनता व आपली सर्व जिल्ह्याची जी कमिटी आहे त्यांचा स्वागत करत आहे मनापासून तसेच त्यांच्यासोबत आज आपल्या मराठवाड्याचे विभाग प्रमुख सुद्धा आलेले आहेत त्याचबरोबर नारायणरावजी जावळीकर हे सुद्धा आलेले आहेत साहेबाचा संपूर्ण मराठवाडाभर 8 दिवसापासून दौरा चालू आहे आणि आज पक्ष हा महाराष्ट्रामध्ये संबंध असा वाढवून आणि औरंगाबाद शहरापासून त्याची सुरुवात करू पद्मश्री लक्ष्मण माने तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं पद्मश्री लक्ष्मण माने यांचा विजय असो पद्मश्री लक्ष्मण माने यांचा विजय असो महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडीचा विजय असो महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाडीचा विजय असो हिंदी में लेते हैं सर आपने बताया कि हम अभी सबको एकजुट करने के लिए हमने ये दौरा निकाला है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार जो है तो दलित समाज को एक साइड में रख के जो है तो काम कर रहा है इस वजह से अब आपको सत्ता में आने की जरूरत पड़ी है देखो वैसा उनका जो रहता है उनका मकसद जो रहता है तो वो हमको कैसा सत्ता में आने को देते हैं वो नहीं देने वाले हैं ना वो कैसे करेंगे आप सत्ता में क्यों आना चाहते हो अरे जब तक हम सत्ता में नहीं आती तब तक संपत्ति नहीं मिलती जब तक संपत्ति नहीं मिलती तब तक प्रतिष्ठा नहीं मिलती ये सत्ता संपत्ति और प्रतिष्ठा का झगड़ा है ये जमीन का बंटवारे का झगड़ा है अभी मैं बोल रहा हूँ ना ये जमीन के बंटवारे का झगड़ा है तो हमको जमीन चाहिए हम जिन लोगों को जमीन नहीं है उनके बाप दादा परदादा गरीब थे वो मालदार रहते तो उनके नाम पर भी खेती होती ना ये जो कागज पे लिखी खेती है ये कोई कर्तव्यगारी से लिखी हुई नहीं है जिनके बाबा परदादा थे वो लिखने वाले उन्होंने अपने अपने नाम पे लिखा है हमारा कोई लिखने वाला नहीं था तो हमारा किसी ने नाम नहीं लिखा है सब साथ में आने वाले प्रकाश अम्बेडकर साहब से बात हुई है कुछ इस बारे में उनके साथ तो मेरी बात नहीं हुई है लेकिन वो अगर आरएसएस बीजेपी का पल्ला छोड़ देते हैं और हमारे साथ में आ जाते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं रही आपको क्यों लगता है ऐसे वो आरएसएस और बीजेपी का पल्ला पकड़ रहे हैं देखो मैंने उनके साथ में काम किया है और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो भी ताल्लुक है वो आरएसएस बीजेपी के साथ में है और अगर ऐसा नहीं होता तो पढ़कर हमारे पार्टी में लाकर उनको महासचिव नहीं बनाते लेकिन सर पिछले विधानसभा लोकसभा तो उन्हें ना उनके साथ में लड़े अरे उनको ही तो मदद हो रही है ना वो लड़ते नहीं है मुझे लड़ना है तो जीतना है और मुझे पावर में जाना है मुझे मिनिस्टर बनना है मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है क्यों नहीं बनने का हमारे लोगों को ये सपना ही नहीं पड़ रहा है बाबा साहब ने बोला था तभी कि तुम ऐसा सपना देखो और ऐसा सपना देखोगे तभी वहां पहुंचोगे ना
अभी सपना ही नहीं देखेंगे तो क्या होगा? सर आपका बोलना ये है कि खासदार इम्तियाज जलील को जिता करके उन्होंने बीजेपी का जो है तो फायदा किया, ऐसा बोलना है आपका? नहीं, मुझे समझा नहीं भाई। खासदार इम्तियाज जलील और वंचित जब साथ में थे, एमआईएम पार्टी, उसमें खासदार इम्तियाज जलील चुनकर आए हैं, तो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का पल्ला इन्होंने पकड़ा हुआ है, तो क्या इम्तियाज जलील के चुन के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है? यहाँ का लोकल पॉलिटिक्स तो मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में मैं दावे से नहीं कह सकता, यहाँ के लोग तुम्हें शायद बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी अगर हमारे साथ में आते हैं तो हम निश्चित रूप से पावर में जा सकते हैं। जी, अगर अभी लोकल पॉलिटिशियन की बात की जाए तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है औरंगाबाद सिटी में बहुत जल्द महानगर पालिका के इलेक्शन हो सकते हैं, इसमें आपकी क्या रणनीति है? हम लोग आपका हमारा कैंडिडेट रहेगा? हमारा कैंडिडेट खड़ा रहेगा, हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे सिंगल? या हमारे सिंगल लड़ेंगे, जो भी हमको साथ मिलेगा उसके साथ में जाएंगे। बीजेपी को छोड़ के हम बीजेपी सेना से नहीं के साथ उनके साथ में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे जो भी जितने भी ब्रदर हैं, हाँ, समविचारी लोग हैं। कोई पार्टी ऐसे आपके माइंड में चल रही होगी ना कि हमें महानगर पालिका में इनके साथ में जाना चाहिए, ऐसा कुछ नाम देखो बता ऐसा सकते है, हो? मैंने ये कहा है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ ये बोलता हूँ कि हमारी लड़ाई हमारा पहला जो शत्रु है वो बीजेपी है, आरएसएस है, और हमारे से बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। उसके साथ में लड़ने के लिए जिसकी भी चाहे मदद लेना पड़े उसकी मदद हम लेंगे, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के साथ में हमारा युद्ध है और उनके साथ में हम लड़ेंगे। औरंगाबाद सिटी में अगर इम्तियाज भाई तो आते हैं हमारे साथ में, हमको बहुत खुशी हो जाएगी कि वो हमारे साथ में आ गए। पहले भी वो हमारे साथ में थे, हमने उनको चुन के दिया है, तब हम एक गठा थे। उसके बाद में विधानसभा के चुनाव लग गए, उस बार जब लग गए तब मैं अकेला उसमें से बाहर निकला। मैंने तोड़ा नहीं उनको, वंचित को तोड़ा नहीं, मैं अकेले बाहर निकला, क्योंकि ये मेरे को नहीं अच्छा लगा कि ये पड़कर जो भिड़े करके जो आरएसएस वाले हैं, ये भिड़े का पाँव छू के अगर जो दर्शन लेता है उसके साथ मैं नहीं बैठ सकता, उसके साथ मैं नहीं काम कर सकता। महाराष्ट्र में दलितों का क्या स्थान है? क्या रहेगा, और वहाँ कोई दलित होगा भी तो दलित करके या पूर्वास्पृश्य करके वहाँ रहेगा, उसकी क्या वहाँ औकात रहती है, उसको क्या वहाँ कीमत रहती है? वो अगर वहाँ रहा भी, अभी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो थोड़ा ही चला रहे हैं, ये तो पपेट चला रहा है। तो भागवत आरएसएस चला रही है, चला रही है केंद्र सरकार, भागवत थोड़ी चाहिए, तो ये तो मोदी थोड़ा चला रहा है। उसके पीछे एक यंत्रणा है जो टेररिस्ट है, वो यंत्रणा जो टेररिस्ट के है वो चलाती है सरकार करके। एक ही घंटे में या एक क्षण में ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऐसे कैसे स्लोगन कर सकता है? इट इज नॉट एट ऑल। उसके पीछे एक साजिश रहती है, उसके बीच में थिंकिंग रहता है, वो थिंकिंग के पूरा निर्णय लेते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर को बता देते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुलेआम आकर बोल देता है। तो चेहरा है, मोदी चेहरा है, और असली सत्ताधार ये तो नागपुर में बैठा भागवत है, और उनके खिलाफ हमारी लड़ाई। सर चलते चलते आपके दौरे का एक आह्वान हमारे चैनल के जरिए आप क्या करना चाहते हैं आपके समाज की जनता? और दो काम रहे, एक खेती का मैं बोला कि खेत हम लोगों को होनी है, दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाट अबाउट एजुकेशन। बाबा साहब ने हमको कहा पहले सीखो, बाद में संगठित हो जाओ और बाद में संघर्ष करो। तो पहली ही बात है सीखने की, वहाँ के हमारे स्कूल बंद हो गई है, जिला परिषद की स्कूल बंद हो गई है, देहातों की स्कूल बंद हो गई है, मिडिल क्लास का एजुकेशन बंद हो गया है, हमारी तो शिक्षा ही पूरी बर्बाद हो गई है। स्कूल प्राइमरी स्कूल नहीं है तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जिसके पास में पैसा है, जिसके बाप के पास में पैसा है, वो भले सीख लिया, शिक्षा ले रहा है, और जिसके पास में पैसा नहीं है उसका कुल बंद पड़ा है। अब आप देखिए महानगर पालिका की जितनी स्कूल है खाली पड़ी है, ये क्यों खाली पड़ी है और वहाँ के लड़के गए कहाँ? तो इसके बारे में तो कुछ सोचना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? तो 12वीं की जो इम्तिहान रहती है, जहाँ से मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए रास्ते जाते हैं, वहाँ पे इन लोगों ने 12वीं का महत्व कम कर दिया, उसका डिवैल्यूएशन किया, और तो उसमें क्या लगाए? सीईटी, हाँ सीईटी लगाए। अब व्हाट इज सीईटी? व्हाट इज देयर करिकुलम? देयर इज नो करिकुलम, कोई अभ्यासक्रम नहीं है।
और उसकी परीक्षा ले रहे हैं और वो परीक्षा पास होने के बाद ही मेडिकल को जाएगा, तो हमारा बच्चा कभी भी नहीं जाएगा। सर आपने जैसे एजुकेशन, तो मेरा कहना है कि 12वीं का जो भी रिजल्ट लगता है उसमें जितने बच्चे मार्क लिस्ट में आ जाएंगे टॉपर, उनको एडमिशन देनी है। नीट और ये नीट सीट ये जो भी एग्ज़ाम उन्होंने निकाली है ये खाली हम लोगों को दबा के हम लोगों को हटाने के लिए लगाई है। वो मुझे मालूम, हमको मान्य नहीं है हमारी पार्टी को, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। और 12वीं का ही होना है, अगर 12वीं का अच्छा होता है तो 10वीं का 10th का अच्छा रहेगा, और 10th का अच्छा रहेगा तो प्राइमरी से अच्छा रहेगा। यही पढ़ाई के ऊपर एक आखिरी सवाल है मेरा सर। जैसे आपने नीट की बात की है तो बहुत सारे गरीब बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होने के बावजूद उससे वंचित रह जाते हैं, ताकि क्योंकि उनके वालिद के पास या उनके पेरेंट्स के पास लाखों रुपए सीट के लिए भरने के लिए नहीं रहते। क्या आप ऐसा कोई आंदोलन छेड़ेंगे सरकार के खिलाफ, बोल रहा हूँ ना, बिना पैसे के सीट मिल जाए? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरा पार्टी का प्रोग्राम ये है, विदाउट एनी काइंड, एक पैसा भी नहीं देना पड़ना चाहिए और पूरा शिक्षण उस बच्चे का सरकारी ट्रेजरी से होना है। ये सरकार की जिम्मेदारी है और दिस इज द फंडामेंटल राइट। ये अगर फंडामेंटल राइट है तो इसके मुताबिक हम लोगों को शिक्षा मिलनी है, दैट इज आवर राइट। जो गरीब रेखा के नीचे या दारिद्र्य रेखा हो या कुछ भी हो, उसका एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होना है और इक्वल होना है। ये नहीं है डिस्क्रिमिनेशन है ना अभी चल रहा है, जो बड़े लोग हैं उनके बड़े स्कूल, जो छोटे लोग हैं उनके छोटे स्कूल, जो मिडिल क्लास के उनके मिडिल क्लास के स्कूल, ये नहीं होना है। और ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? तो एग्ज़ाम अलग अलग तरह से होती है, ये हमको पसंद नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं सबकी एग्ज़ाम एक होनी है। वो टाटा का बच्चा हो या हमारा स्लम का बच्चा हो, वो दोनों की एग्ज़ाम एक होनी है, दोनों की किताबें एक होनी है, दोनों का टीचर एक होना है। वो अंग्रेजी में सीखता है तो सिखाओ मेरे बच्चे को अंग्रेजी। हम क्या अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं? हम लोगों को सिखाओ ना। हम लोगों को पढ़ाओगे नहीं और क्या बोलोगे? वो तुम नहीं भाग सकते। यार कैसे भागेंगे यार? तुम 10 किलोमीटर आगे जाकर खड़े हो, भाई यहाँ से टाट लेना और तुम वहाँ से टाट लेंगे तो तुम पहले पहुँच जाओगे ना। तो शिक्षा में ये जो भी आया है उसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना चाहिए, सब लोगों को। पार्टी का ये मतलब नहीं है। जैसा आप सिस्टम बता रहे, सेम सिस्टम ये तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने, आप पार्टी के जो मुख्यमंत्री उन्होंने किया है। क्या आपको लगता है कि वो मुख्यमंत्री से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कुछ सीखना चाहिए? अरे ये यहाँ के महाराष्ट्र के कोई भी मुख्यमंत्री हो या केजरीवाल हो, ये सभी अपर क्लास के लोग हैं ना। हम लोगों को क्या, अगर वो चीफ मिनिस्टर की जगह पे बिठाओ, हम एजुकेशन ठिकाने पे लगा के दिखाते, हमको चीफ मिनिस्टर बनाओ, हम लोगों को पूरे लोगों को रोजगार देते, पूरे बच्चों की व्यवस्था करते। इन लोगों एक कैपिटलिस्ट है, मैं सोशलिस्ट हूँ, मैं कोई कैपिटलिस्ट नहीं हूँ। मैं भारत का संविधान मानता हूँ और प्रियम्बल इट इज माय प्रोग्राम। भारत का जो संविधान है उसका जो प्रियम्बल है दैट इज माय पार्टी प्रोग्राम। उसमें का ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एजुकेशन, अभी तो लड़ना बहुत बातों के बारे में है। पहला तो हम 2 बातें बताई मैंने, और तीसरा जो है तो हमारी पार्टी में हम एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाएंगे। बच्चों कहाँ है मालूम ही नहीं है, बहुत पढ़ा है और नौकरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं ना उसका। तो हम चाहते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन पहला होना चाहिए कि कितने बच्चे हैं जिनको जॉब चाहिए। आज गवर्नमेंट नहीं बता रही है कि इतने एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, क्यों नहीं बताती है गवर्नमेंट? ये अगर बताएंगे तो बच्चे जाग उठेंगे, और अगर बच्चे जाग उठेंगे तो उनको जॉब देना पड़ेगा, तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। तो सिस्टम कोलैप्स करना ये मेरा मकसद है। अब चलते चलते फिर से मैं बोलूँगा, आखिरी सवाल ये है कि अब दलित संगठन को महाराष्ट्र में एक होने की नौबत आ चुकी है, एक हो जाना चाहिए। अभी देखो, लीडर एक नहीं होते, हमारा समाज एक होता है। हमारा एक ही नेता है, उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और हम सब लोग उसके फॉलोअर हैं। ये झंडा मेरा अकेले का नहीं, ये बाबा साहब का झंडा है। ये जो थिंकिंग है, ये जो संविधान है, बाबा साहब का है। उन्होंने रास्ता बताया, उस पर चलने वाले सभ्य अम्बेडकराइट होते हैं। और जितने अम्बेडकरवादी है, तो लीडर की मैं बात नहीं करता, लीडर के वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, और लीडर वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण लड़ते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन हमारा समाज है, अरे भाई ऐसा सोचो, मैंने कई लाख लोगों को लेकर बौद्ध को अपनाया, तो ये समाज क्या है मैंने देखा है।
मेरे पास तभी भी पैसा नहीं था, आज भी पैसा नहीं है, लेकिन कुछ भी करता नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ में रहेंगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लोग हैं ये पक्के, मुझे 101% अम्बेडराइड है। ऑर्डिनरी पीपल, जो हमारे में जो गड़बड़ी है वो शिक्षित लोगों में गड़बड़ी है, और ऊपर लीडर नेता उनकी गड़बड़ी है। तो उसमें से मुझे बाहर जाना है। मैं उसके उनकी कटकट में नहीं रहना। आपके समाज को अच्छा लीडर नहीं मिला। ठीक है, बाबा साहब का इतना बड़ा, बाबा साहब की इतनी बड़ी हिमालय जैसी प्रतिमा है, तो हमारा कोई भी कितना भी प्रयास करे तो उनके पांव तक हम लोग जा सके तो हम भाग्यशाली है, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू सर वेरी आपका मच। नाम बोल दीजिए एक बार। मैं लक्ष्मण माने, जी। और मैं ये महाराष्ट्र बहुजन वंचित आघाड़ी ये पार्टी है, इसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। वैसे तो लिखता बिकता हूँ, बाकी सभी तुमको मालूम है।